हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं HTV Tots TV। बाद समर्थ और देविका घर आते हैं। घर पर सब उनका स्वागत करते हैं और सौम्या उनकी सुहाग रात का इंतजाम करती है। समर्थ और देविका दोनों अपने रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तब देविका कहती है, सुनिए, आप इतना दूर क्यों बैठे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं? अब नहीं, रहने दो, आप भी तो थकी होंगी। देविका आगे बढ़ते हुए कहती है, थक तो गई हूं पर आपकी सेवा करना पहला धर्म है मेरा। देविका झट से समर्थ के पैर पकड़कर दबाने लगती है। ऐसे ही कुछ देर निकल जाती है और समर्थ कहता है, अब रहने दो देविका, तुम भी आराम कर लो, तुम भी थकी थकी लग रही हो। देविका मना करते हुए उठ जाती है और अपने बालों को खोलकर समर्थ का सर दबाने लगती है और कहती है, मेरी थकावट तो आप ही दूर कर दोगे ना? इतना कहकर देविका अपने खुले बालों को समर्थ के ऊपर डालती है। समर्थ देविका के जाल में सम्मोहित होने ही वाला होता है कि अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। समर्थ आवाज लगाते हुए कहता है, कौन? भाई, मैं हूँ, सौम्या। क्या है सौम्या? क्या बात है देविका, कैसा लग रहा है मेरी भाभी बनकर? कुछ बात आगे बढ़ी या नहीं? बात आगे बढ़ती कैसे? तू जो आ गई कबाब में हड्डी। अच्छा जल्दी बता, किस लिए आई थी? सौम्या ठिठोली करते हुए कहती है, क्या बात है देविका, बहुत जल्दी हो रही है। वैसे मैं तो दूध का गिलास देने आई थी। आखिर मेरी सहेली की सुहाग रात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देविका दूध का ग्लास लेते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और पीछे मुड़कर देखती है तो समर्थ तो सो चुका था। देविका समर्थ को उठाते हुए कहती है, सुनिए समर्थ जी, उठ जाइए ना, सौम्या दूध देने आई थी, इसे पी लीजिए फिर आप सो जाना। समर्थ नींद में उठता है और दूध पीकर फिर से सो जाता है। देविका उसके बगल में बैठी कहती है, सुनिए समर्थ जी, आज हमारी पहली रात है और आप सो रहे हो। समर्थ नींद में ही कहता है, देविका मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, आप उठिए ना और कुछ देर मुझसे बात तो करिए। देविका जिद करते हुए समर्थ को आधी नींद से उठा देती है। समर्थ उठकर बैठ जाता है और कहता है, बोलिए देविका जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। सुनिए, मैंने सुना है कि पति अपनी पत्नी को पहली रात कोई तोहफा देता है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, लाया हूँ पर वो दूसरे रूम में रखा है। तो दिखाइए ना क्या लाए हैं। अरे अभी तो कहा कि तुम्हारा गिफ्ट दूसरे रूम में है, तो जाकर लेकर आइए ना। अगर अभी गया तो घर के सब लोग जाग जाएंगे और 10 तरह के सवाल जवाब करेंगे, मैं सुबह दिखाता हूँ ना। समर्थ इतना कहकर लेट जाता है और लेटे लेटे देविका से कहता है, अच्छा सुनो देविका, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। देविका समर्थ की बात सुनकर कहती है, आपको तो हमारी पहली रात की कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना कहकर देविका भी उसके करीब आकर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह अधीरा समर्थ के रूम में सफाई करने आती है और देविका को उसके करीब लेटा देख रोने लगती है। रोने की सिसकी सुनकर समर्थ की आंख खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि अधीरा उसके कमरे में रो रही है। उसे देखते ही समर्थ बहुत गुस्से में आ जाता है और अधीरा से कहता है, अधीरा, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। समर्थ अधीरा का हाथ पकड़कर रूम के बाहर कर देता है और कहता है, अब बिना दरवाजा नॉक किए अंदर मत आना। इतने में देविका भी आ जाती है और समर्थ को भड़काते हुए कहती है, हाँ समर्थ जी, ये रो रो कर हमारे घर में अपशगुन कर रही है और अब ये देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। इतना कहकर देविका अधीरा का हाथ पकड़कर घसीटती है और कहती है, अब क्या रोती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मुफ्त में रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी यहाँ पर, चल उठ यहाँ से और कुछ काम कर। अधीरा वहां से उठकर रोते रोते चली जाती है और जाकर रसोई में सबके लिए चाय बनाती है और चाय जाकर पहले अपनी सास को देती है। चाय पीते ही मंजू अधीरा को गुस्से से कहने लगती है, लगता है मुझे मारने की साजिश कर ली है।
अरे अभी तक तूने ढंग की चाय बनाना नहीं सीखा। इतनी मीठी चाय बनाई है कि कहीं मैं शुगर की बीमारी से मर ही ना जाऊं। अरे जा जाकर तू मर कहीं। अधीरा मंजू की बात सुनकर दुखी होती है। इतने में सौम्या वहां आ जाती है और कहती है, ये लो, महारानी अभी यहीं बैठी है और मैं पूरे घर में देख आई। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठकर किसका मातम मना रही हो? उठ यहाँ से और जाकर हमारे कपड़े धो, बहुत कपड़े पड़े हैं धोने को। अधीरा वहां से कपड़े धोने चली जाती है और बैठे बैठे खुद को कोसने लगती है। हे भगवान, मुझे उठा ले तो अच्छा है, मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब समर्थ भी अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। एक शाम अधीरा घर के सारे काम करके अपने रूम में आराम कर रही थी और मंजू अधीरा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ कलमुही, अगर आराम हो गया हो तो आकर मेरे पैर दबा दे। देविका उस समय वहीं से गुजर रही थी और समर्थ का घर आने का टाइम देखकर देविका मंजू से कहती है, माँ जी सुनिए, आप कहें तो मैं दबा दूं आपके पाँव। पता नहीं अधीरा कहाँ है। देविका मंजू के पांव दबाने बैठ जाती है और कुछ ही टाइम बाद समर्थ भी वहां आ जाता है और देविका को माँ के पांव दबाते देख बहुत खुश होता है। वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। समर्थ को देख मंजू देविका से कहती है, अच्छा सुन, जा जाकर खाना लगा दे। और समर्थ थक कर आया है ऑफिस से, जाकर उसे पानी को पूछ ले। देविका उठकर समर्थ के लिए खाना लगा देती है और रात में समर्थ और देविका सोने की तैयारी करते हैं। समर्थ कहता है, अच्छा देविका सुनो ना, मेरे पास आकर बैठो जरा। अरे पापा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे आओ तो सही, आज तुम्हें माँ के पाँव दबाते देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा भला? पूरा दिन घर के काम किए हैं और शाम को माँ की सेवा, पर मेरा तो कोई हाथ बांटने वाला भी नहीं है घर में। क्यों? अधीरा और घर के बाकी लोग कहाँ जाते हैं? अधीरा की तो बात ही मत करो, वो महारानी तो बस मटर गश्ती करती रहती है और घर का सारा काम ना मुझे ही करना पड़ता है। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ इस घर में। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे रविवार को फिल्म दिखाने ले जाओगे और कपड़े भी दिलवाओगे, पर आपने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा बाबा, कल रविवार है, कल ही चलते हैं और तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देते हैं। खुश? दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह समर्थ और देविका बाहर घूमने चले जाते हैं। अब समर्थ पूरी तरह से देविका के वश में हो जाता है। देविका जो कहती समर्थ वही करता। क्या समर्थ को कभी अपनी बहन और दूसरी पत्नी की सच्चाई पता चल पाएगी? अब क्या होगा अधीरा का? इसके लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। बहुत चहल पहल है, घर को अच्छी तरह से सजाया गया है, किचन में से अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बेटी आभा और दामाद जी अहान शादी के बाद पहली बार घर पर आ रहे हैं। हिमांशी, बहू जल्दी से सारा काम कर लो, आभा और दामाद जी आने ही वाले हैं। कुशल बेटा, तुम सारा सामान तो ले आए हो ना? और काजू कतली लाए हो या भूल गए? दामाद जी को बहुत पसंद है। हिमांशी और कुशल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने माता पिता की सारी बातें मानते हैं। लेकिन जब से कुशल की बहन आभा की शादी हुई है, मानो उसके माता पिता के लिए उनका दामाद ही सब कुछ है। आभा और आहान घर पर आते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। आभा और हिमांशी किचन में खड़ी होकर बातें करती हैं। आभा, कैसे है तुम्हारे ससुराल वाले? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना वहाँ? और आहान जी तुम्हारा ख्याल रखते हैं या नहीं? पता नहीं भाभी, कभी तो लगता है कि ठीक है, कभी तो लगता है कहाँ फंस गई। जैसे भैया आपकी मदद करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आहान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे इतना मत सोचो तुम, शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। चलो बाहर चलते हैं। हिमांशी और आभा चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। सब लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन आहान बहुत घमंडी तरीके से बोलता है। आपका घर तो बहुत बड़ा है ससुर जी, आपका और कुशल का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों ने दहेज देने में इतनी कंजूसी क्यों की? अरे दामाद जी, कैसी बात कर रहे हो? आपके परिवार ने जिस जिस चीज की मांग की थी वो सब हमने आपको दिया है। अगर किसी चीज की फिर भी कमी रह गई है तो बता दीजिए।
कुछ चीजें बिना मांगे भी तो दी जा सकती है ससुर जी। आहान, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता दो, हम तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। आहान प्लेट से बिस्किट उठाकर बोलता है। मांगने से दिया तो क्या दिया, वैसे भी आप लोग मेरी डिमांड कभी पूरी नहीं कर पाओगे। आभा और आहान अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद कुशल कहता है, मम्मी, हमने आभा की शादी गलत घर में तो नहीं कर दी? आहान और उसके घर वाले तो लालची लग रहे हैं। अरे चुप कर तू, दामाद ऐसे ही होते हैं, तेरी तरह नहीं कि तूने अपने ससुराल वालों से कुछ नहीं लिया और हर समय अपनी पत्नी से चिपका रहता है। ऑफिस से थका हारा आता है और अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में मदद करता है। मम्मी, दहेज लेना तो गलत बात है ना, और हमारे पास किस चीज की कमी है? मैं अगर हिमांशी का घर के काम में हाथ बटाता हूँ तो वो भी मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम करती है। इसमें बुरा क्या है? पति पत्नी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बेटा, किसी चीज की कमी तो आहान के घर पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे दहेज दिया ना। ना केवल दहेज दिया बल्कि उनकी जो भी डिमांड थी वो सारी पूरी की। और उसने क्या किया? आपके और मम्मी के सामने ताने सुनाकर चला गया। आप दोनों को इससे दुख होगा, आहान ने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया। बेचारी आभा का तो चेहरा देखने लायक था, कितनी शर्मिंदा हो रही थी वो अपने पति की बातों से। इस तरह कुशल ने अपने माता पिता को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता आहान को ही सपोर्ट करते रहे। और करते भी क्यों ना, हमारे समाज ने दामाद का रुतबा बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है, चाहे फिर उनकी सोच कितनी भी नीची क्यों ना हो। इसी तरह से कई दिन बीत गए और एक दिन आभा अपने घर पर रोती हुई आई। अरे आभा, तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे? आभा लगातार रोए जा रही थी। अरे बता मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुझे? मत रो इस तरह, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ है बेटा? हिमांशी और दुर्गा के बार बार पूछने पर आभा ने बताया, मम्मी, मुझे आहान ने बहुत मारा है। क्या? दामाद जी ने तुझ पर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? वो रोज शराब पी कर आते हैं और मुझे मारते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। क्या आहान जी शराब पीते? ये बात तो उनके घर वालों ने बताई नहीं थी। अरे कौन अपने बच्चों की कमियां बताता है? आने दे तेरे पापा को, वही बात करेंगे आहान और उसके घर वालों से। शाम को जब गिरिराज और कुशल घर पर आए तो उन्हें आभा का चेहरा देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो करती भी क्या, आखिर आहान घर का दामाद है। पर आभा के चेहरे पर चोट के निशान देखकर कुशल से चुप नहीं रहा गया। कुशल ने फोन करके आहान से बात की। आहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? तुम्हारी बहन घर में किसी की बात नहीं सुनती, जो उसके मन में आता है वही करती है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? अगर वो किसी की बात नहीं सुनेगी तो तुम उस पर हाथ उठाओगे? मैं तुम्हारी तरह नहीं कि अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमता रहूं। अगर तुम्हारी बहन जरा भी टेढ़ी चली ना तो मैं उसे इसी तरह से मारूंगा। ये बोलकर आहान ने फोन काट दिया। ये सुनकर कुशल को बहुत गुस्सा आया। कुशल ने कहा, अब आभा अपने ससुराल नहीं जाएगी। आपने उसकी शादी गलत इंसान से कर दी। वो आदमी आभा के लायक ही नहीं है। अरे पागल हो गया है क्या? अपनी शादीशुदा बहन को घर पर बिठाएगा? लोग क्या कहेंगे? मम्मी, आपको अपनी बेटी की चिंता है या लोगों की? आहान हमारा दामाद है और घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम आहान के माता पिता से बात करेंगे। आभा को आहान बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके माता पिता समाज के डर से उसे बार बार आहान के घर पर भेज देते थे। इस बार भी आभा को अपने ससुराल जाना पड़ा। एक दिन हिमांशी की तबीयत खराब हो गई तो उसने घर का काम नहीं किया। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सुबह से लेटी है। तुझे इस घर में जितना आराम मिला है ना, दुनिया में किसी बहू को कहीं इतना आराम नहीं मिला होगा। तेरा तो पति भी तेरे साथ काम कराता है। देख मेरी आभा को, बेचारी कितना पिटती है अपने पति से और सारे घर का काम खुद ही करती है। शाम को जब कुशल घर आता है तो हिमांशी उसे सारी बात बताती है।
तुम मम्मी की बात का बुरा मत माना करो। मम्मी चाहती है कि मैं उनके निकम्मे दामाद की तरह बन जाऊं, जो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। लेकिन मैं ऐसा नहीं बन सकता। कुशल ने हिमांशी का बहुत ख्याल रखा और वो जल्दी ही ठीक हो गई। वहीं आहान आभा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। आभा के माता पिता ना तो आभा की बात सुनते और ना ही कुशल की। एक दिन आहान किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। वो जिस होटल में रुका था वहां उसे आहान दिखा। अरे ये तो आहान लग रहा है, मगर इसके साथ ये लड़की कौन है? कुशल ने वहां कुछ लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया, ये तो अक्सर इस होटल में अलग अलग लड़कियों के साथ आते हैं, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुशल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और घर आकर सभी को ये बात बताता है। लेकिन उसके माता पिता को तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे बेटा, इस बात को यहीं खत्म कर दो। हम आहान से क्या कह सकते हैं, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। बेटा देख, ये बात ना आभा को मत बताना, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आप दोनों किस मिट्टी के बने हैं? दामाद दामाद कहकर आपने उसे सर पर चढ़ा दिया। मैं आपकी बहू के साथ अच्छा बर्ताव करता हूं तो आप मुझे झोरू का गुलाम कहते हैं। और आहान आपकी बेटी को जानवर की तरह पीटता है, आप तब भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते। आप लोग बेटे और दामाद में इतना फर्क क्यों करते हो? बेटा, दामाद को तो सर का ताज समझा जाता है, हमेशा से ऐसा ही चलता आया है। अरे हमारे समाज ने ऐसे ही नियम बनाए हैं। चाहे वो आपकी बेटी के साथ कैसा भी बर्ताव करे, उसे जानवरों की तरह मारे पीटे। मम्मी, ये पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल कोई पढ़ी लिखी लड़की इतना नहीं पीट रही जितनी हमारी आभा पीट रही है, वो भी सिर्फ आप दोनों की वजह से। मैं आज ही उसके ससुराल जाकर उसे सारी बात बता दूंगा और आखिरी फैसला उसका होगा। कुशल और हिमांशी आभा के पास जाकर उसे आहान की सारी सच्चाई बता देते हैं। आभा अपने भाई के साथ आ जाती है। घर आकर वो अपने पति को तलाक के पेपर भेजती है। हालांकि गिरिराज और दुर्गा अभी भी अपने दामाद के साथ है और तलाक के खिलाफ। उनको अभी भी समाज की ठान कर बैठे हो क्या कि जिंदगी में सुधरना ही नहीं है? अरे बेबी, मैंने क्या किया? मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। उसने स्माइल किया, उसे बोलो ना। यार, पत्नी हो मेरी, इतना भरोसा तो करो अपने पति पर। आई लव यू बेबी। पति पर भरोसा है, लेकिन उसके अंदर के मजनू पर नहीं है। अब इतने क्यूट पति को तुम्हें संभाल कर तो रखना ही पड़ेगा ना। मेरा क्या कसूर बेबी? ओह बस हाँ, ये क्यूट वाला नाटक ना मुझ पर नहीं चलेगा। और जो भी क्यूटनेस है, प्यार है, वो सिर्फ मेरे लिए है। ये छिछोरपंती छोड़ दो। शीनू और चीनू की शादी को 1 साल हो गया। दोनों की है तो लव मैरिज और दोनों के बीच लव भी बहुत है, लेकिन उस लव की ट्विस्ट कुछ अलग ही है, जो आप देख ही सकते हैं। ओए, छिछोरा मत बोलो। इज्जत बहुत है, किसी से भी पूछ लो। अगर कोई मुझे छिछोरा बोल दे तो। हाँ हाँ, बस सब जानती हूँ मैं। इस पर शीनू किलसते हुए किचन में चली जाती है, जिसे देखकर चीनू भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे चल देता है। क्या है, पीछा क्यों कर रहे हो? अरे अपने घर में घूम रहा हूं, तुम मेरे आगे आगे क्यों चल रही हो? उफ़ो, परेशान करके रखा है। देखना, एक दिन रोओगे मेरे लिए, फिर मेरी कदर मालूम होगी। अरे चल झूठी। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों की नोक झोंक के साथ हंसी खुशी लाइफ चल रही होती है। एक दिन दोनों शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। आज देखो कैसे तुम्हारी जेब खाली कराती हूँ। अरे मेरी जेब में तो कुछ है ही नहीं, खाली क्या करोगी? अकाउंट में तो है ना? अरे ठीक है, जा शीनू जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। चीनू वहाँ से चला जाता है और शीनू ज्वेलरी शॉप में जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं होता। अरे यार, मैं भी कस्टमर हूँ, मुझ पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? इतने में चीनू भी वहाँ आ जाता है। करा लिया अकाउंट खाली? कहाँ? देखो ना, कोई मेरी बात तक नहीं सुन रहा, सब बिजी हैं। ऐसा क्या?
एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज? चीनू के इतना बोलते ही अटेंडेंट तुरंत उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर शीनू हैरान रह जाती है। हैरान तो ऐसे हो रही हो जैसे अपने पति को जानती ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मजनू को कैसे भूल सकती हूँ, पर मजनू अब शादीशुदा है ये मत भूले। शीनू अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करती है और कुछ देर बाद सारी शॉपिंग खत्म करके दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं, जहाँ चीनू को रिया मिलती है, जो मिलती ही चीनू को गले लगा लेती है। ओह हाय चीनू, कितने टाइम बाद देखे, आज भी बिल्कुल वैसे ही क्यूट हो, जिसे देखते ही दिल फिसल जाए। इस पर चीनू शीनू को देखकर तुरंत रिया को दूर करते हुए कहता है, अरे रिया, मीट माय वाइफ शीनू, और शीनू ये रिया है, कॉलेज फ्रेंड। अच्छा शादी कर ली, ओके मैं चलती हूँ, बाय। कॉलेज के मजनू, सब जानती हूँ कौन सी फ्रेंड है। वैसे वो मजनू वाली हरकतें आज तक बंद नहीं हुई ना। गले तो देखो कैसे लगाया था, जैसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। भूलो मत, तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, और इस प्रॉपर्टी पर किसी ने नजर डाली या तुमने किसी को देखा भी तो दोनों की आंखें नोच लूंगी। ऐसा बोल शीनू गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन इस बार चीनू उसके पीछे नहीं जाता। अरे बिना कुछ करे सुना गई, अपने आप आएगी वापस। चीनू शीनू का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाता है। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ना शीनू वापस आती है और ना ही उसका फोन आता है, जिस पर चीनू घर पहुंच जाता है, पर शीनू वहां भी नहीं होती। ये सब देख वो बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये कहाँ गई? इतनी देर हो गई, अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। चीनू सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल करना शुरू करता है, पर कहीं से भी शीनू का कुछ पता नहीं चलता। कहीं गुस्से में इधर उधर तो नहीं निकल गई? अरे पर जाएगी कहाँ? पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन शीनू की कोई खबर ना मिलने पर अब चीनू उसे ढूंढने बाहर निकलता है। अरे कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, मेरी शीनू को कुछ नहीं हो सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उसे। अब चीनू सभी पड़ोसी और आसपास के मार्केट में ढूंढ आता है, पर कुछ पता नहीं चलता। पूरा एक दिन बीत जाता है। चीनू परेशान होकर आसपास के सब अस्पताल में भी चेक करने लगता है, लेकिन हर जगह से हताशा ही मिलती है। मैंने क्या कर दिया? वो मुझे अच्छे से जानने के बाद भी मुझसे कितना प्यार करती है, और मैंने इस मजाक मस्ती में अपने प्यार को खो दिया। गुस्से में न जाने क्या कर बैठी होगी। अब उसे कैसे बोलूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लगता है मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। चीनू के ऐसा बोलते ही उसके पीछे से आवाज आती है, कहा था ना एक दिन मेरे लिए रोओगी तुम मजनू जी। पता चल गई ना पत्नी की कदर। शीनू को देखते ही चीनू तुरंत उसे गले लगा लेता है। कहाँ थी तुम? पता भी है मेरा हाल क्या हो गया? अगर मुझे टेंशन में कुछ हो जाता तो? वैसे तुम थी कहाँ? चल झूठे, तुम्हें कुछ नहीं होता। वैसे मैं रिया के घर थी। आखिर तुम्हें सबक जो सिखाना था, इसीलिए उसे अपने प्लान में शामिल किया, और आगे का हाल तो तुम जानते ही हो। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। ऐसा कौन करता है? जान निकाल दी। दोबारा कभी भूल कर भी ऐसा करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। हाँ हाँ मेरे मजनू पति, तुम भी दोबारा मेरे अलावा किसी दूसरे के सामने ये मजनूगिरी मत दिखाना, बुरा लगता है यार। सुरुचि ने प्रवचन सुन सुन के प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब वो कोई भी पाप नहीं करेगी, सबसे अच्छे से बात करेगी, किसी के साथ बुरा नहीं करेगी। बहू, ये मच्छर तेरे गाल पे कब से बैठा है? अरे काट लिया तो गाल गुलाब की तरह लाल कर देगा। बैठे रहने दो माँ जी, उसे आराम करना होगा। उसने मेरे गाल को अपना घर समझ लिया है, तो मैं उसे बेघर क्यों करूं? अरे ज्ञान की बारिश बाद में करना, अपने गाल का मच्छर हटा ले। मलेरिया हो गया तो तुझे आराम करना पड़ेगा। माँ जी,
डेंगू मलेरिया तो सांसारिक बीमारियां हैं, हमें इनसे ऊपर ही तो उठना है ना। अरे बेटा, इनसे आदमी ऊपर ही उठ जाता है। क्या हुआ? काट लिया। अरे मैंने तो कहा ही था, मार देना था उसको। नहीं नहीं माँ जी, उसे भोजन करना था, मैंने उसे पोषण दिया है, मुझसे पुण्य का काम हुआ है। अरे उड़ रहा है टुनटुना के, ताली बजा के मार दे वरना फिर काट खाएगा। नहीं नहीं माँ जी, जीव हत्या करना पाप है। मैंने एक बार व्हाट्सएप पे एक उपदेश पढ़ा था, मच्छर आपको काटे ये उसका जुनून है, उसके बाद आप खुजाओ ये आपका सुकून है, लेकिन कभी मच्छर को मारना मत, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून है। अरे तू और तेरा व्हाट्सएप का ज्ञान, भगवान बचाए। सुरुचि की ये पुण्य करने की आदत से कई बार सुरुचि का नुकसान होता, लेकिन फिर भी वो पाप से दूर रहती। सुरुचि, मेरे सर में जुएं हो गई है, निकाल दोगी? कोई आपको अपने घर से निकाले, आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे लेकिन परेशान करती हैं जुएं, दिन भर सर खुजाता रहता हूँ। देखो, इसी बहाने तुम्हारे सर की चंपी हो जाती है। तुम्हें तो जुओं को थैंक यू कहना चाहिए। तभी बाहर से ससुर जी की आवाज आती है, बहू बहू। अभी आई बाबूजी। बेटा सुनो, ये देखो चाय में ना मक्खी तैर रही है, दूसरी चाय ले आओ जाओ। ला दूंगी, पर मक्खी मत हटाइएगा। अरे क्यों बेटा? मक्खी चाय का सेवन कर रही है, अच्छा थोड़ी ना लगेगा आप बीच में अडंगा डाल देंगी तो। आपको अच्छा लगेगा क्या अगर कोई आपकी चाय छीन ले? अरे पर निकालूंगा नहीं तो मक्खी मर जाएगी बेटा। नहीं नहीं बाबूजी, आप उसे पीने दीजिए, पीकर उड़ जाएगी। लेकिन बाबूजी मक्खी के साथ ही चाय पी जाते हैं। ये क्या किया बाबूजी? अरे मक्खी सिर्फ चाय ही क्यों पिए, आज सुबह मैंने मिठाई भी खाई है, पेट में ही है, वो पेट में चाय भी पीती रहेगी और मिठाई भी खाती रहेगी। सुरुचि को समझ में नहीं आता कि वो बाबूजी के इस कारनामे पर क्या जवाब दे। वो सास के पास जाती है। सास के हाथ में एक खटमल मारने की दवाई है। माँ जी, आपके हाथ में ये क्या है? अरे बेटा, तू तो बीए पढ़ी है, इतना तो पढ़ने में आया ही होगा कि ये खटमल की दवाई है। माँ जी, आप क्यों मार रही हैं खटमल? मत मारिए माँ जी, आप अपनी नींद के लिए खटमलों को हमेशा के लिए सुला देना चाहती हैं। अरे अब चुप भी हो जाओ देवी, पुरानी दवाई है, एक्सपायर हो गई है, फेंकने जा रही हूँ, नहीं मार रही हूँ खटमल। और वैसे भी खटमल से ज्यादा तो तूने हमारी नींद हराम कर रखी है। माँ जी, पुण्य करना चाहिए, आपको तो ज्यादा करना चाहिए, आपकी तो उम्र भी हो रही है। अरे उम्र से याद आया, बैंक में जाकर जन्म तारीख सही करवानी है, तैयार हो जा, कल स्कूटी चला के ले जाना मुझे। अगले दिन सास घर से निकलने से पहले दही शक्कर खा रही है और जल्दी जल्दी में हाथ नहीं धोती। बहू स्कूटी निकालती है और सास ताला लगाती है। ताला लगाते वक्त शक्कर के दाने ताले पे रह जाते हैं और दोनों सास बहू हड़बड़ी में घर से बाहर निकल जाती हैं। अच्छा हुआ कि तेरी स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट है, वरना तू तो बोलती कि मैं किक नहीं मारूंगी, किक मार दी तो पाप लगेगा। माँ जी, इस तरह मजाक करना भी पाप होता है। दोनों सास बहू बैंक पहुंचती हैं। अभी लंच टाइम है, बाद में आना। अरे भाई साहब सुन तो लो, करवाना क्या है? अरे जन्म तारीख बदलवानी है, कैसे बदलेगी? अब किसी और तारीख को पैदा हो जाओ। यही चुटकुला आप अपने मैनेजर को भी सुना पाओगे ना? वो भी हंस ले थोड़ा, अभी बुलाती हूँ। अरे अरे रुकिए रुकिए, ये फॉर्म भरिए और आधार कार्ड दीजिए। अरे राम रे, आधार कार्ड तो भूल ही गई, उसके बिना तो नहीं होगा। अरे बहू जा घर से जल्दी से मेरा बटुआ उठा ला, उसमें मेरे सारे कार्ड रखे हैं,
जा जा जल्दी लेकर आ, वरना बैंक बंद हो जाएगा और कल मुझे अपनी बहन के यहाँ भी तो जाना है ना। जी माँ जी, अभी गई और अभी आई। अरे रुक, चाबी तो लेकर जा घर की। बहू जल्दी से घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते ही देखती है कि ताले पे बहुत सारी चींटियां हैं, जो माँ के ताला लगाते वक्त हाथ से ताले पे शक्कर छूट जाने के कारण आ गई थी। चींटियां हट जाओ, मुझे आधार कार्ड निकालना है। बहू चींटियों को हटाती नहीं है, उनसे मिन्नतें करने लगती है। सुनो, हट जाओगी तो और भी शक्कर के दाने खिलाऊंगी। अभी सास का काम बहुत ज़रूरी है, मेरी बात सुन लो, मान लो। मैंने तुमको हटाया तो पाप हो जाएगा। चींटियां कैसे सुरुचि की बातें सुनती जब घर में ही उसकी कोई नहीं सुनता था। शाम हो जाती है पर चींटियां हटती नहीं है। तभी सास वहां ऑटो से आ जाती है। अरे कहाँ रह गई तू, बैंक भी बंद हो गया। माँ जी, ताले पे चींटी। सास पूरा माजरा समझ जाती है और बहू से कहती है, एक बात बता, सोच के देख, अगर मुझे खून की बोतल चढ़ानी पड़ी और उस पर चींटी बैठी हो तो बोतल से चींटियों को हटा के मुझे बचाएगी या चींटियों को वहीं बैठा रहने देगी? माँ जी, ऐसा होगा ही नहीं। अरे चींटियों को तो मीठा पसंद होता है, खून की बोतल पे तो मच्छर आएगा, क्योंकि खून तो मच्छर पीता है। सास सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी ससुर जी और सुरुचि का पति भी वहां आ जाता है। अरे रो क्यों रही हो, रहने दो जी, तुमको बताया तो तुम भी रोने लगोगी अपनी किस्मत पर। अगले दिन सास अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती है। पति अपना काम कर रहा होता है और सुरुचि उसके पास जाकर कहती है, ये जुएं खत्म करने की दवाई है, मैं मालिश कर देती हूँ। अरे लेकिन तुमको पाप नहीं लगेगा? अपनों की खुशी के लिए अगर छोटे मोटे पाप करने पड़े तो वो पाप अच्छे हैं जी। बहुत मेहनती और शरीफ लड़का है। उसकी पत्नी प्रिया और माँ गीता हर समय लड़ती रहती है, लेकिन वो बेचारा ना तो माँ को समझा पाता है और ना ही पत्नी को। उन दोनों की लड़ाई में नुकसान हमेशा विकास का ही होता है। एक दिन विकास थका हारा ऑफिस से घर लौटा। प्रिया, चाय बना दो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। अपनी माँ से कह दो, बना देंगी, वैसे भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हैं। माँ, आप ही चाय बना दो ना। पत्नी के बोलते ही माँ के पास आ जाता है। तेरी पत्नी के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? बोल उसे, वो क्यों नहीं बनाती? आप दोनों से बोलकर ही गलती कर दी मैंने। मैं ही बना लेता हूँ चाय। बस ये बता दो, आप दोनों को पीनी है या नहीं? बेचारा विकास थका हारा ऑफिस से आया और चाय बनाने किचन में घुस गया। चाय बनाते बनाते वो सोचने लगा, क्या किस्मत है मेरी, कोई चाय तक पूछने वाला नहीं। ऑफिस से थके हारे आओ और खुद चाय बनाओ। हे भगवान, ये दोनों कब सुधरेंगी? विकास चाय बनाकर ले आता है। तीनों चाय पीते हैं। चाय पीकर प्रिया ने कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, मजा आ गया। आज बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पी है। हाँ देख ले, ऐसे बनती है चाय, तेरी तरह नहीं, पानी उबाल कर दे दिया बस। अरे कुछ सीख ले मेरे बेटे से। माँ जी, आप ही सीख लो ना कुछ, आप भी तो ऐसी चाय बनाती हो जैसे काढ़ा बना दिया हो। अरे अरे, फिर से शुरू हो गई आप दोनों। मैंने चाय आप दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए बनाई थी, लेकिन आप दोनों किसी ना किसी तरह लड़ाई करने के बहाने ढूंढ ही लेती हो। वैसे कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि कल घर में मुझे किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहिए। विकास ने अपनी पत्नी और माँ को समझा तो दिया, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था कि उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस ही ना हो। जैसे ही सुबह विकास की आंख खुली तो घर में जंग हो रही थी, और आज उस जंग का विषय था कपड़े कौन धोएगा। माँ, प्रिया, आप दोनों को कल समझाया था ना कि लड़ाई नहीं लड़नी है। मैं अपने घर में एक दिन चैन से रहना चाहता हूँ, ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप दोनों को? अच्छा जी, मैं कहाँ लड़ रही हूँ,
आपकी माँ ही हर समय सर पर सवार रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। अरे तो चली जाना, तुझे रोका किसने है? तेरे जाने से मुझे और मेरे बेटे को थोड़ा चैन तो मिलेगा। और नहीं जा सकती ना तो बता दे, मैं ही ये घर छोड़ देती हूँ। बस करो माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं ये घर जरूर छोड़ दूंगा। अब ये बताओ, लड़ाई किस बात पर हो रही है? अरे मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ और अभी दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, लेकिन माँ जी मेरे पीछे पड़ी है, कपड़े धो ले कपड़े धो ले। अरे इतना ही बुरा लग रहा है तो आप खुद धो लो ना। हाँ हाँ धो लेती, तेरी तरह काम चोर नहीं हूँ मैं, लेकिन सुबह से घर की साफ सफाई कर रही हूँ, अब कपड़े नहीं धो सकती। मेरी कमर में वैसे ही दर्द रहता है, कपड़े धोकर अपने लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करनी है मुझे। जब माँ और पत्नी का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो दुखी होकर विकास ने कहा, चुप रहो आप दोनों, चुप रहो। मैं हूं ना, आज मैं कपड़े धोऊंगा। माँ आप घर की सफाई करो और प्रिया जाओ तुम किचन में खाना बनाओ। बेचारा विकास कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोते हुए सोचने लगा, क्या दिन आ गए, कपड़े धोने पड़ रहे। अगर मेरे दोस्तों को या ऑफिस में किसी को पता चल गया कि मैं घर पर कपड़े धोता हूं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचा था आज ऑफिस की छुट्टी है, आराम करूंगा, लेकिन इस घर में आराम कहाँ। विकास के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो जब भी ऑफिस से घर आता या घर से ऑफिस जाता तो उसकी माँ और पत्नी लड़ना शुरू कर देती। उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए उसे कभी बर्तन धोने पड़ते तो कभी खाना बनाना पड़ता। एक दिन विकास ऑफिस में बहुत परेशान बैठा था कि तभी उसका दोस्त शिव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ विकास, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं तुझे, क्या करेगा जानकर। बता दे क्या बात है, क्या पता मैं तेरी कोई मदद ही कर दूं। शिव के बार बार कहने पर विकास ने उसे सारी बात बता दी। यार मेरी बीवी और माँ दोनों आपस में लड़ती रहती है, उनके बीच लड़ाई ना हो इसके लिए मैं उनके साथ घर का काम करवाता हूँ। समझ में नहीं आता दोनों को कैसे समझाऊं। अगर दोनों में से किसी से भी कुछ बोलता हूँ तो घर छोड़ने की धमकी देकर मुझे चुप करा देती है। समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। अब तेरे घर में जब भी लड़ाई हो तू मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिव ने विकास को सारी बातें समझा दी। शाम को विकास घर पर पहुंचा तो वहां पहले से ही लड़ाई का माहौल था। क्या हुआ माँ, आज किस बात पर लड़ाई हो रही है? तेरी कामचोर पत्नी ने आज सुबह से बर्तन नहीं धोए। मैं बोल रही हूँ बर्तन धोने के लिए तो मुझसे लड़ रही है। और बेटा अब तू बिना मुझसे लड़ने मत लग जाना, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ प्रिया, क्या है ये सब, तुम क्यों माँ से झगड़ रही हो? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो दिन भर काम में लगी रहती हूँ। अपनी माँ से पूछो, जब तक मुझसे लड़ नहीं लेती ना इनके दिन की शुरुआत नहीं होती। और अब अगर आपने ज्यादा सवाल जवाब किया ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ जब दोनों की लड़ाई हद से बढ़ गई तो विकास ने शिव को फोन किया। शिव अपने साथ 2 औरतों को ले आया। आप दोनों हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? और आप दोनों को कुछ समझाओ तो समझ में नहीं आता, और ऊपर से घर छोड़ने की धमकी अलग से देती हो। अब एक काम करो, आप दोनों अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मैं अपने लिए नई पत्नी और नई माँ ले आया हूं। नई माँ और नई पत्नी की बात सुनकर गीता और प्रिया हैरान हो गई। गीता तुरंत बोली, हाय हाय बेटा, नई पत्नी तो लोगों को अक्सर लाते देखा है, लेकिन ये नई माँ कहाँ से ले आया? बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, ओरिजिनल। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आप दूसरी पत्नी ले आए। आप तो प्यार के बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप दोनों हर समय लड़ती रहती हैं और दोनों के साथ घर का काम मुझे करना पड़ता है। ऊपर से आप दोनों हर समय घर छोड़ने की धमकी देती रहती हो। और क्या करता मैं? आप दोनों ने मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये दोनों बहुत अच्छी हैं, आपस में कभी नहीं लड़ती और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। अब या तो तुम अपनी पुरानी माँ और पत्नी से बोल दो कि ये घर छोड़कर चली जाए,
या फिर तुम ये घर छोड़ दो। तुम अपनी नई पत्नी और नई माँ के साथ मेरे घर में रह सकते हो दोस्त। जब बहुत बोलने के बाद भी गीता और प्रिया घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो विकास घर छोड़कर जाने लगा। विकास मेरे बच्चे, बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर मत जा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आज के बाद मैं कभी भी बहू से नहीं लड़ूंगी। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। मुझे भी माफ कर दो। अब मैं कभी भी माँ से या आपसे घर का काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं लड़ूंगी। सारी बात ठीक है, लेकिन ये जो आप दोनों बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देती हो, उसका क्या? प्रिया और गीता एक साथ बोल पड़ती हैं। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। माँ और पत्नी के इतना रोने पर विकास ने उन्हें माफ कर दिया और शिव उन दोनों औरतों को वहां से लेकर, अरे याद है ना वो मोटी सी कमर वाली बहू, उनके दिन अभी भी नहीं फिरे। वो फिर एक बार अपनी कमर को लेकर चर्चा में है। कैसे? देखिए। क्या करूं, मेरी मोटी कमर का सब मजाक उड़ाते हैं। माँ जी तो ऐसे करती है जैसे मैं कोई डायन हूँ। ना कहीं साथ ले जाती है, ना ही किसी से मुझे मिलवाती है। अरे मीना, तो कोशिश क्यों नहीं करती कि तेरी कमर थोड़ी पतली हो जाए? अब देख ना, मेरे ऑफिस में भी उस दिन तेरा कितना मजाक बना था, याद है ना? मीना को पति से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या लुक्स ही मायने रखते हैं? रिश्ते नाम की कोई चीज होती है क्या? पापा पापा, मेरे स्कूल में फंक्शन है, सबके मम्मी पापा आएंगे, आप भी आना कल। अरे नहीं बेटा, कल तो मेरी जरूरी मीटिंग है, कल नहीं हो पाएगा बेटा। अरे मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगी। क्यों? नहीं नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम्हारे लिए तो 2-2 चेयर लगाने पड़ जाते हैं और ऊपर से सब तुम्हारा मजाक बनाते हैं। ना बाबा ना, मेरे स्कूल में तो आना ही मत। मीना का दिल तो ये सोचकर और छोटा हो जाता है। वो किचन में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाते बनाते उसे मुन्ने के जोर से रोने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? मेरा बच्चा गिर गया है। कितनी बार कहा है कि भागा दौड़ी ना किया कर। मीना जल्दी से बच्चे को उठाती है, उसे कमरे में ले जाती है और सुला देती है। माँ, कल मैं गिर गया था तो किसी ने मुझे नहीं उठाया, सब मुझे डांट रहे थे, लेकिन तुमने मुझे उठाकर यहाँ बेड पर लिटाया। और रात भर तेरी कमर में मालिश भी करती रही। तभी तो मैं आज स्कूल के फंक्शन में जा रहा हूँ, नहीं तो कैसे जाता। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। बेटा स्कूल चला जाता है। उधर सास, बहू वो क्या है ना, आज मैंने घर में कीर्तन रखा है। तेरी कमर के कारण मैंने सबको बोल दिया है कि तू मायके गई है। तू जानती है ना कैसे तेरा मजाक बनाते हैं सभी। बहू कुछ नहीं कहती। पर माँ जी, कीर्तन में बैठने का तो मेरा भी मन था। हाँ तो किसी और शहर चली जाना जहाँ तुझे कोई जानता ना हो, वहीं किसी मंदिर में बैठ कर ले लेना हरि का नाम। अच्छा जा, जल्दी से काम पर लग जा। मीना को सास की बात पर रोना आता है, लेकिन देखिए किया भी क्या जा सकता है। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना, जिसका चेहरा अच्छा वो राजा, नहीं तो सब रंग। घर में औरतें आने लगती है, सब एक एक कर कीर्तन में बैठ जाती हैं। अरे मुन्ना जा, तो किचन में मैंने प्रसाद बना कर रखा है, ले आ। अरे क्या क्या कर लेती हो बहन जी। एक तुम्हारी बहू है, बस कमर का कमरा बनाए बैठी है। ये नहीं कि ससुराल में रहकर काम काज निपटाए, जब देखो तब मायके की हवा खाने पहुंची रहती है। तभी दूसरी कहती है, मैंने तो घर में मना कर दिया था कि कोई खाना नहीं खाना। बहन जी के घर कीर्तन है, मैं सबका खाना लेकर आऊंगी, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि प्रसाद के भी लाले पड़े हैं। अरे कर देना पागलों वाली बात, खाना भी बना कर रखा है मैंने। अरे कमला, जा जाकर कीर्तन के बाद जो मैंने खाना बनाया है ना, सबको लगा देना। अरे बहू से ज्यादा तो आपके साथ ये कमला ही रहती है। हाँ तो क्या अब नौकरानी से करवा देती बेटे की शादी। कमला किचन में जाती है, जहाँ बेचारी मीना पसीने से तर खाना पीना और किचन के काम में लगी होती है। कैसी हो भाभी? ऐसी सास के साथ कैसे गुजारा कर रही हो? पता है बाहर कह रही है कि सारा खाना और प्रसाद उन्होंने बनाए हैं। अरे कोई बात नहीं ना कमला, वो क्या है ना, मेरी कमर मोटी है, इसलिए वो मुझे किसी के सामने नहीं ले जा सकती हैं। अरे तो मैं
कौन सी सुष्मिता सेन हूँ, लेकिन देखो मेरी सास मुझे कितने गर्व से मिलाती है सभी से। देखो मीना भाभी, आपको सबने ये बता रखा है कि आप अच्छी नहीं हो, सुंदर नहीं हो, लेकिन बात ये कि आपका चेहरा इतना प्यारा है कि क्या कहूँ। पता है भाभी, आपके चेहरे की नूर से तो सारा मोहल्ला रोशन है। मीना को बहुत दिनों के बाद किसी के प्यार के 2 बोल सुनने मिले थे। वो खुश हो जाती है और कमला से दिल से बात करने लगती है। पता है कमला, जब मैं कॉलेज में थी ना, तो एक बार मेरी तस्वीर अखबार में छपी थी। मैं फूलों की प्रदर्शनी देखने गई थी, तो वहाँ किसी ने फूल के साथ मेरी फोटो खींची थी और लिखा था फूल से भी सुंदर। लेकिन अभी भाभी आप ऐसी ही हो, फूल से भी सुंदर। अरे कमर मोटी है तो क्या हो गया, क्या सब में सारी खूबियां होती है? अपनी सास को ही देख लो, ऐसा लगता है जैसे चूल्हे में कोयला जल गया हो। भैया भी माना पतले हैं, लेकिन है तो माँ की तरह काले ही ना। वो तो भला हो भगवान का कि मुन्ना आप पर गया है, गोरा और सुंदर। मीना को कमला की बात समझ में आ रही थी। पहली बार किसी ने उससे अच्छे से बात की थी तो उसे रोना आ जाता है। भाभी एक काम करो ना, कुछ दिनों के लिए मायके होकर आओ। यहाँ तो ना भैया को आपकी कदर है, ना ही सास को, और बेटा भी आपको इन लोगों के कहने पर दूर ही रखता है। मीना को कमला की बात ठीक लगती है। सारा कीर्तन निपट जाता है। उसके बाद अरे बहन जी मान गए, इतना सारा खाना और प्रसाद बनाने के बाद भी आपको देख के लगता नहीं कि आप एक बूंद भी थकी हो, बिल्कुल फ्रेश। बस बहन जी, मैं तो हूँ ही कुछ ऐसी ही। सभी चले जाते हैं। तब जाकर मीना किचन से बाहर आती है। अरे कहाँ जा रही है? थक गई हूँ मैं, चाय लेकर आ जा। माँ जी चक्कर आ रहा है, सर दुख रहा है, कब से किचन में बंद थी, गर्मी में पसीना भी बहुत आ रहा था, जरा कमरे तक जाकर पसीना सुखा लूं। अरे तो होती ना कम सिन कमर की मालकिन, बिठा देती मैं सबके सामने। अब क्या आपने बेइज्जती कराती? बस माँ जी मैं तंग आ गई हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब मेरा होना आप लोगों को इतना अखरता है तो मैं क्यों यहाँ रहूँ, क्यों ना मैं माँ के पास जाकर आराम ही करूँ। तभी वहाँ पति आ जाता है। देखो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिनों के लिए तुम जाना चाहती हो तो हो आओ, लेकिन यहाँ हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। मीना पति की इजाज़त के बाद मायके जाती है, लेकिन वहाँ भी भाभी। अरे मीना दीदी, आज ही आना था क्या आपको? आज तो मेरे मायके वाले आ रहे हैं। दीदी आपकी कमर का मजाक फिर बनाएंगे वो लोग। अरे मीना एक फोन तो कर देती आने से पहले। अरे मीना क्या हाल बना रखा है शरीर का, कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी, क्या हाल कर लिया। मीना को दुख होता है। वो घर के अंदर जाती है जहाँ दीदी आप तो दलिया लेंगी ना? सबके लिए वैसे आलू के पराठे बने हैं, मैं जानती हूँ आपके फेवरेट हैं आलू के पराठे, लेकिन अब आपका शरीर ऐसा है कि आप तो दलिया ही खाओ। मीना को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हर कोई जो अपना है वो क्यों उससे ऐसा व्यवहार कर रहा है। मीना दुखी होकर पास में रहने वाली अपनी सहेली के घर जाती है। सहेली का पति बोल पड़ता है, अरे ये कौन है, कौन है ये? मुझे इसी की तो तलाश थी। मीना उसके पति के इस तरह के रिएक्शन से परेशान होकर वापस जा रही होती है कि अरे मीना, बिना मिले ही जा रही हो? ये तुम्हारे पति है ना, ऐसे कैसे चिल्ला रहे हैं मुझे देखकर? पता नहीं क्यों जी, मेरी सहेली को देखकर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे रीना, मेरी फिल्म की हीरोइन मिल गई। यही तो है वो लड़की, प्यारी सी, सुंदर सी, मोटी कमर वाली। अरे हाँ, मीना तो बिल्कुल उस लड़की जैसी है जो आपकी फिल्म की कहानी है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? मीना मेरे पति बहुत बड़ी फिल्म के डायरेक्टर है, पता है ना तुम्हें? और मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ शाहरुख खान के साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हीरोइन बनो। हाँ मीना हाँ, प्लीज ना मत कहना, और इसके लिए तुम्हें करोड़ों रुपए भी मिलेंगे। मीना मन में सोचती है कि जो दुनिया उसे मोटा और भद्दा कहती थी, उसे जवाब देने का यही एक रास्ता है। मीना फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर देती है और फिर सारे शहर में मीना की फोटो शाहरुख खान के साथ लग जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे इसलिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।